हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और ये डीपीएसपी की आप लोगों की तीसरी क्लास है। हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखे हुए हैं, जिसके आर्टिकल 36 से 51 है। और इसका सोर्स क्या है? आयरलैंड। हमने इसको कहां से कॉपी किया है? आयरलैंड से कॉपी किया है। मैंने आपको इसकी पहली क्लास में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट से किस तरीके से अलग हैं और क्यों डीपीएसपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि वो लोगों को किस तरीके से लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके, इसीलिए डीपीएसपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्लास में मैंने आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43 की बात की थी, जिसमें आर्टिकल 36 राज्य की बात कर रहा था। आर्टिकल 37 ये कह रहा था कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा था। आर्टिकल 39 आर्थिक और सामाजिक विकास की बात कर रहा था। आर्टिकल 40 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जो गांधीवादी की बात कर रहा था, जिसमें पंचायती राज का क्या लिखा था? गठन लिखा था। फिर आर्टिकल 41, 42 और 43। और अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 44 की। जब हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला सवाल ही आर्टिकल 44 से है। और आर्टिकल 44 ये कहता है समान नागरिक संहिता, कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। लेकिन जब हम सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून की बात करते हैं, तो ये एक जैसा कानून किस चीज के लिए होना चाहिए? सिविल मामलों के लिए। भाई देखो, हमारे देश में दो तरीके के आपराधिक मामले होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं और एक सिविल केसेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस में अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति को एक जैसी सजा मिलती है। लेकिन जब मामले आते हैं सिविल कोर्ट की, तो सिविल मामलों की जब बात आती है, तो सिविल मामलों में कौन से मामले आते हैं? सिविल मामलों में बेसिकली जो विवाह का मामला है, किसी डिवोर्स का मामला है, विवाह विच्छेदन का मामला है, कोई भूमि का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? सिविल केस कहते हैं। और वहां पर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ठीक क्या बनाए हुए हैं? कानून बनाए हुए हैं। तो हमारा देश ये कहता है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, करंट में इशू चल रहा है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात चल रही है, लेकिन हमारे देश में केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक ही जगह लागू है, और जिसका नाम है गोवा। गोवा केवल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? लागू है। और जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो इसमें 4 तरीके के मामले आते हैं, जिसमें मैरिज का मामला हो, या फिर डिवोर्स का मामला हो, या फिर संपत्ति का मामला हो, या फिर उत्तराधिकारी का मामला हो। इसके ऊपर कई केसेस भी आए हैं, जिसमें एक केस आया जिसका नाम था शाह बानो केस। ठीक, और इस शाह बानो केस में 1985 में एक महिला जिसका नाम शाह बानो था, 17 लगभग 70-71 साल की महिला थी। और उस 70-71 साल की महिला को आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक, अपनी शादी के 40 साल बाद व्यक्ति ने क्या दे दिया? तलाक दे दिया। अब वो एक मुस्लिम व्यक्ति थी, और जब वो मतलब केस सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, तो उसने कहा कि मेरे 4 बच्चों को भरण पोषण, उनके भरण पोषण के लिए क्या मिलना चाहिए? भत्ता मिलना चाहिए। इसीलिए शाह बानो केस के अंदर 1985 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। ऐसे ही हम 3 तलाक का मामला सुनते हैं कि मुसलमानों में, मुस्लिम्स में तलाक देने का प्रोसीजर क्या है? अलग है, और हिंदुओं में तलाक देने का प्रोसीजर क्या है? अलग है। ये भी 2016 में आया। एक सरला मृदगल केस आया कि हिंदू से मुस्लिम बनके लोगों ने क्या की? शादी की। तो ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आता है, जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन बार बार करके क्या नहीं कर सकता? शादी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे देश में सिविल कोड के मामलों पर क्या किया जा रहा है? बात की जा रही है कि समान नागरिक संहिता क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। और इस आर्टिकल को याद करना बड़ा आसान है। आर्टिकल 44 में दोनों के दोनों डिजिट एक जैसे हैं, इसीलिए समान का मतलब हो गया समान नागरिक संहिता। ठीक, अब आपको ये याद रहेगा, आपको बिल्कुल डेप्थ में याद रखना है कि ये आर्टिकल कह क्या रहा है। फिर हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल बताया था जो बात कर रहा था राइट टू एजुकेशन की। और राइट टू एजुकेशन की जब भी बात होती है, तो आपको एक संविधान संशोधन याद रखना है, 86 CAA
2002 और 86 CAA 2002 में हमने एक आर्टिकल जोड़ा था जिसका नाम था आर्टिकल 21, जो ये कहता था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। यहां पर ये राज्य का कर्तव्य होगा, कहने का मतलब स्टेट को निर्देश दिए जाएंगे कि 6 से कम आयु के बच्चे या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का अधिकार या प्रोविजन किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। जो आर्टिकल बात किसकी करता है, एजुकेशन की बात करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A, एक डीपीएसपी में आर्टिकल 45 और इसी के तुरंत बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें हम 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे जो एजुकेशन के बारे में बात करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की, और आर्टिकल 46 बहुत आसान है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो हमारे देश में एससी एसटी हैं या कोई अन्य दुर्लभ वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि या सामाजिक न्याय का सुनिश्चित करना किसका अधिकार होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। कहने का मतलब हमारे देश में एससी एसटी के प्रोविजंस को उठाना, एससी एसटी की दशाओं को सुधारना, उनके लिए शिक्षा संस्थान, उनके लिए अलग अलग चीजों का प्रोविजन करना का अधिकार केवल किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। तो आर्टिकल 46 किसकी बात करेगा, एससी एसटी की अभिवृद्धि के बारे में बात करेगा, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के बारे में बात करेगा। तो बड़ा आसान है आर्टिकल 46 को याद करना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बनाता है। आर्टिकल 47 जो पोषण की बात करता है, आपको इसमें याद रखना है पोषाहार या पोषण की बात करता है। कहने का मतलब ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य के नागरिकों को स्वस्थ भोजन को क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। लेकिन अगर किसी राज्य के अंदर कोई राज्य के नागरिक नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ज्यादा अत्यधिक, तो उस पर राज्य क्या लगा सकता है, प्रतिषेध लगा सकता है। जैसे आपने देखा हमारे देश में बिहार गवर्नमेंट ने नशीले पदार्थ या लिक्वर को पूरी तरीके से क्या किया हुआ है, बैन किया हुआ है, शराब को बैन किया हुआ है। ऐसी आप गुजरात में देखते हो तो वहां पर भी शराब को पूरी तरीके से क्या किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि ऐसा मानना है कि वहां के लोग ज्यादा लिक्वर को इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी राज्य के अंदर लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना, यानी कि उसको बढ़ाना, ना कि उसे खराब करना। तो अगर कहीं नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ का सेवन हो रहा है तो उस पर क्या करना है, प्रतिषेध लगाना है। दैट इज द आर्टिकल 47, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद 3 आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 48, 49, 50 और 51। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का विकास। कहने का मतलब हमारे देश में जो भी दुधारू पशु हैं, कहने का मतलब जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी नस्लों को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका क्या करना चाहिए, वध करना चाहिए। कहने का मतलब उनके वध पर प्रतिषेध लगाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग परियोजनाएं चली जाती हैं, किसको बचाने के लिए, पशुपालन को बचाने के लिए। ठीक, पशुपालन को बचाने के लिए अलग अलग परियोजना चलाई जाती है। फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने गाय के वध पर पूरी तरीके से क्या किया हुआ है, प्रतिषेध किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गाय को मारता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा सुनाई जाएगी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही कहता है आर्टिकल 48, जिसमें कृषि और पशुपालन का क्या है, विकास है। कहने का मतलब जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों को हमें सुधारना है और उनके वध पर क्या लगाना है, प्रतिषेध लगाना है। इसी में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, जिसमें पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण लिखा हुआ है। और हमने एक आर्टिकल ऐड किया, इस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 48A, जिसके तहत पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की क्या की गई है, बात की गई है। जिसके तहत हमने कई परियोजना के बारे में बात की थी, जैसे अलग अलग स्टेट में एक हाथी परियोजना के नाम से चली हुई है, हाथी परियोजना। जैसे हमने कहीं कहीं गैंडा परियोजना भी सुनी है, जैसे हमने कहीं कहीं कौन सी परियोजना सुनी हुई है, गैंडा परियोजना सुनी हुई है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या की हुई है, चलाई हुई है। दिस इज आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 49 कहता है
राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण। कहने का मतलब ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी राज्य के अंदर अगर कोई राष्ट्र महत्व की स्मारक है तो उसको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। वैसे तो हमारे देश में ये प्रोविजन किसको दिया हुआ है, एएसआई को दिया हुआ है। एएसआई का मतलब है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बनाया गया 1905 में, उस समय हमारे देश में ठीक भारत का एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, उस समय बना था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके तहत भारत में जितने भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं उनको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। यही आर्टिकल बात करता है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 बात करता है कि कार्यपालिका किससे अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका से अलग होनी चाहिए। भाई जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वहां हम एक चैप्टर पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके के रूल हमने पढ़े, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और एक क्राउन रूल का शासन, जिसमें हमने देखा था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को, जिसके तहत कार्यपालिका को अलग किससे किया था, न्यायपालिका से। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में बंगाल का एक गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने एलिजा इम्पे, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उनके साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को क्या सुनवाई गई, गलत सजा सुनवाई गई। इसीलिए यह कहा गया कि ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करेगी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 50 डीपीएसपी में क्या है, मेंशन है। और आर्टिकल 51 जो अंतिम आर्टिकल है इसी डीपीएसपी का, जो कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। कहने का मतलब हम अंतरराष्ट्रीय राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखे, देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखे। ठीक, ये इसका प्रोविजन है किसका, राज्य का। तो जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 36 से 51 की बात करनी होती है। ठीक, अब एक तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ये मैं आशा करता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक, ये जो चैप्टर है ये आपका यहीं पे समाप्त होता है, जिसका नाम था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको मैंने पार्ट 4 में आपको पढ़ाया है। मैं ये आशा करता हूं कि आपको बहुत कम समय में ठीक अप टू द हायर लेवल तक की एजुकेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ने के बाद मैं आपको 15 मिनट के अंदर पार्ट 1, 2, 3, 4 और मौलिक कर्तव्य याद करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे इतनी जल्दी इन आर्टिकल्स को क्या करना है, याद करना है। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे और पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।